नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर की प्रवक्ता श्रीमती अनीता पारेख। अपने आज के इस वीडियो में मैं शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत इकाई संख्या 1 जिसका नाम है ज्ञान एवं ज्ञानोद्भव, इस इकाई के अंतर्गत आज हम तर्क और विश्वास इस टॉपिक पर या इस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं तर्क के विषय में। तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। व्यक्ति तर्क के माध्यम से अपने चिंतन को क्रमबद्ध करता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर तर्क वितर्क के आधार पर पहुंचता है। रेबर महोदय ने तर्क का व्यवहार दो प्रकार के अर्थों में किया है। पहला है सामान्य अर्थ में तर्क इस प्रकार का चिंतन है जिसकी प्रक्रिया तार्किक और संगत होती है। दूसरा है विशिष्ट अर्थ में। विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत तर्क समस्या समाधान व्यवहार है, जहां अच्छी तरह से निर्मित प्राकल्पनाओं को क्रमबद्ध रूप से जांच की जाती है तथा समस्या का समाधान तार्किक ढंग से निगमित किया जाता है। रेबर महोदय के इस विचार से स्पष्ट हो जाता है कि तर्क में व्यक्ति किसी घटना या विषय के पक्ष विपक्ष में तर्क करते हुए एक परिणाम पर पहुंचता है। अब हम तर्क को परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तर्क के अंतर्गत रेबर महोदय ने कहा है, तर्क सामान्य सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा समस्या समाधान की प्रक्रिया है। यानी सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान की प्रक्रिया को तर्क कहा जाता है। तो ये तर्क का अर्थ व उसकी परिभाषा का हमने अध्ययन किया। अब हम तर्क के सोपानों के विषय में अध्ययन करेंगे। तर्क में क्रमबद्धता होती है। चिंतक कुछ खास सोपान या चरणों से होता हुआ क्रमबद्ध ढंग से किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करता है। तर्क में निम्नांकित सोपान होते हैं। पहला है समस्या की पहचान। किसी तर्क के उपस्थित होने पर अनेक प्रकार के तर्क उपस्थित हो जाते हैं। उनमें से व्यक्ति अपने काम में आने लायक किसी समस्या की पहचान कर लेता है। अतः जो तर्क का पहला सोपान है वह है व्यक्ति द्वारा समस्या की पहचान करना। दूसरा है आंकड़ों का संग्रहण। इस दूसरे सोपान के अंतर्गत व्यक्ति समस्या समाधान से संबंधित तथ्यों को एकत्र करता है और तथ्यों को एकत्र करने में वह अपने अनुभवों का सहारा लेता है। नेक्स्ट है अनुमान पर पहुंचना। जब व्यक्ति हर तरह के संभावित आंकड़ों का संग्रह कर लेता है तब किसी न किसी अनुमान पर पहुंचने का वह प्रयास करता है। नेक्स्ट है अनुमान के अनुसार प्रयोग करना। इस सोपान में व्यक्ति द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है निर्णय करना। तर्क का यह अंतिम सोपान है जहां चिंतक एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसके द्वारा लिए गए निर्णय से समस्या का समाधान हो भी सकता है या नहीं भी। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो पुनः दूसरी तरह का अनुमान लगाकर उस पर कार्य करना आरंभ कर दिया जाता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि तर्क एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें क्रमबद्धता अधिक होती है और तर्क वितर्क के सहारे व्यक्ति किसी अनुमान पर और फिर उस अनुमान के आधार पर किसी निर्णय पर या निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये तर्क के कुछ सोपान थे। जॉन ड्यूई महोदय ने, जो कि एक चिंतक थे, इन्होंने तर्क के कुछ सोपान बताए हैं। अब हम जॉन ड्यूई के अनुसार तर्क के सोपानों की चर्चा करेंगे। जॉन ड्यूई के अनुसार तर्क का पहला सोपान है कठिनाई का अनुभव। व्यक्ति किसी विशेष कठिनाई का अनुभव होने से ही तर्क करना आरंभ करता है। सबसे पहले यह जरूरी होता है कि उसको अनुभव हो कि उसके सामने कोई समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है। यह समस्या मौखिक हो सकती है या व्यवहारिक। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों के समक्ष आए दिन सीखने से संबंधित, परीक्षा से संबंधित
विकास से संबंधित, अनुशासन से संबंधित आदि कई प्रकार की कठिनाइयों को लेकर समस्याएं उपस्थित होती रहती हैं और इनको सुलझाने के लिए शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को तर्क करना पड़ता है। जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति उपस्थित कठिनाई के प्रति जितना अधिक सचेत होता है, वह उसे सुलझाने के लिए तर्क करने में भी उतना अधिक सक्रिय होता है। नेक्स्ट है कठिनाई की स्थापना या तथा परिभाषा। कठिनाई उपस्थित होने के बाद तर्क का दूसरा सोपान यह है कि व्यक्ति यह समझे कि यह कठिनाई कहाँ है और क्या है। उसके लिए उपस्थित समस्या का विश्लेषण करके कठिनाई को किसी जगह पर स्थापित करना होगा और उसकी व्याख्या करनी होगी। इस प्रयास में उसकी योग्यता और अनुभव उसके सहायक हो सकते हैं। समस्या कहाँ है, समस्या कैसी है, यह स्पष्ट होने पर व्यक्ति उसका सही हल ढूंढ सकता है। नेक्स्ट है सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना, संगठित करना और प्रदत्तों का वर्गीकरण करना। किसी समस्या को सुलझाने के लिए तर्क करने में यह आवश्यक है कि व्यक्ति को उसके संबंध में पूरी जानकारी हो। इसके लिए उसे समस्या के विषय में सब प्रकार के प्रदत्त या डाटा जुटाने चाहिए। सूचनाएं एकत्रित करने के पश्चात उनका मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ सूचनाएं अन्य सूचनाओं से अधिक महत्वपूर्ण होती है। समस्या के सुलझाव में उपलब्ध सूचनाओं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। मूल्यांकन के पश्चात सूचनाओं को संगठित किया जाना चाहिए और उन मिली हुई सूचनाओं का वर्गीकरण किया जाना आवश्यक होता है। इस संगठन में सामग्री को किन किन वर्गों में बांटा जाएगा, यह विशिष्ट समस्या व्यक्ति की अंतर्दृष्टि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है परिकल्पना का मूल्यांकन। प्रदत्तों के वर्गीकरण से प्राप्त सूचनाओं में छिपे प्रतिमान स्पष्ट हो जाते हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति समस्या के हल के विषय में किसी परिकल्पना की जांच करता है। समस्या के हल के विषय में आरंभ से ही व्यक्ति कोई ना कोई परिकल्पना बनाता है। जैसे जैसे उसको नई नई सूचनाएं मिलती जाती हैं, वैसे वैसे उसकी परिकल्पना पुष्ट होती जाती है। प्रदत्तों के प्रतिमान स्पष्ट हो जाने के पश्चात परिकल्पना का मूल्यांकन किया जा सकता है और यह निश्चित किया जा सकता है कि कौन सी परिकल्पना ठीक होगी। नेक्स्ट है हल को लागू करना। अब निर्णय या अनुमान को समस्या के सुलझाने में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे यह मालूम होगा कि अनुभव कहाँ तक सही है। तो ये जॉन ड्यूई के अनुसार तर्क के हमने सोपानों का अध्ययन किया। अब हम तर्क के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तर्क प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निगमनात्मक तर्क। इसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। यानी व्यक्ति को नियम और तथ्य पहले से ही पता होते हैं और उनके आधार पर वह निष्कर्ष तक पहुंचता है। दूसरा है आगमनात्मक तर्क। इसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नया तथ्य जोड़ता है, यानी उसके पास जो तथ्य हैं उसमें वह अपनी ओर से एक नया तथ्य जोड़ता है और निष्कर्ष तक पहुंचता है। नेक्स्ट है आलोचनात्मक तर्क। इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति किसी वस्तु घटना के बारे में सोचते समय या किसी समस्या का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण दोषों की परख करता है। वह प्रत्येक विचार की प्रभावशीलता को ठीक ढंग से जांच करके अंतिम निर्णय लेता है। नेक्स्ट है सादृश्यवाची तर्क। इस तरह के तर्क में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो ये हमने तर्क के 4 प्रकारों के विषय में अध्ययन किया। अब हम तर्क और शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। मनुष्य के जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। समस्या वह परिस्थिति होती है जिसका व्यक्ति के पास कोई उपस्थित या तैयार हल नहीं होता है। अतः समस्या को सुलझाने के लिए तर्क और चिंतन की आवश्यकता होती है। तर्क चिंतन की सबसे ऊंची अवस्था होती है। इसके लिए मस्तिष्क का सुसंगठित होना जरूरी होता है। तर्क की क्रिया में 2 दशाएं आवश्यक होती है। पहली होती है मन में प्रत्यय बन चुके
होने चाहिए और दूसरी उनमें निर्णय लेने की यानी व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। इन दशाओं के अभाव के कारण बालक तर्क नहीं कर सकता। तर्क की प्रक्रिया में व्यक्ति पुराने अनुभवों के आधार पर वर्तमान ज्ञात परिस्थिति से अज्ञात परिस्थिति के विषय में तर्क करता है। इस प्रकार तर्क में बिना कुछ किए ही भविष्य के परिणामों का अनुमान लगा लिया जाता है और इसमें कुछ ना कुछ कल्पना की भी आवश्यकता होती है। तो ये हमने तर्क के विषय में अध्ययन किया। अब हम जानेंगे विश्वास के विषय में। विश्वास ज्ञान के दार्शनिक चिंतन के क्रम में विश्वास शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान के संबंध में जिस परंपरागत मत को प्लेटो से प्रारंभ माना जाता है, इसमें ज्ञान व विश्वास में समानता है और वह समानता सिर्फ इस बात में है कि ये दोनों मानसिक शक्तियां हैं। दूसरी समानता यह है कि व्यक्ति जिनको जानता है उन्हें और जिन पर विश्वास करता है उन्हें भावनात्मक व अभावात्मक कथन में अभिव्यक्त किया जा सकता है। प्लेटो के अनुसार इस समानता के अलावा जानना और विश्वास करना परस्पर अलग मानसिक शक्तियां हैं और जिस प्रकार प्रेम एवं मैत्री को एक दूसरे से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, विश्वास तथा जानने को भी एक दूसरे से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। विश्वास पर कई दार्शनिकों ने अपना मत प्रस्तुत किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है रसेल के अनुसार विश्वास मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों का प्रमाणित मेल है। रसेल महोदय का मानना है कि विश्वास मात्र मन या शरीर से संबंधित नहीं है, अपितु मानव संरचना की एक विशेष अवस्था है। नेक्स्ट है वेबस्टर शब्दकोश। वेबस्टर शब्दकोश में विश्वास शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्वीकृति है। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि वह निरपेक्ष रूप से सत्य हो। इन परिभाषाओं को अध्ययन करने के पश्चात तीन बातें स्पष्ट होती है। पहला, विश्वास एक तरह की मानसिकता है। दूसरा, यह मानसिकता किसी तथ्य को स्वीकार करने की है और तीसरी है विश्वास की दशा में निरपेक्ष सत्यता जरूरी नहीं है। इन तीनों बातों में निरपेक्ष सत्यता क्या है? इसमें निरपेक्ष का मतलब है किसी अन्य वस्तु या तथ्य के सापेक्ष नहीं होना अथवा उस तथ्य या वस्तु का कोई प्रभाव इस तथ्य या वस्तु पर न होना। विश्वास के विषय में निरपेक्ष सत्यता का अर्थ दूसरा है। इसमें निरपेक्ष सत्यता का आशय है प्रमाण। प्रमाण या कारण वे नहीं होने पर भी विश्वास हो सकता है, किंतु विश्वास की हर एक अवस्था में बगैर किसी कारण के विश्वास हो यह जरूरी नहीं है। विश्वास हेतु भी प्रमाण अनिवार्य होते हैं, इसलिए विश्वास व कारण में संबंध होता है। तो विद्यार्थियों, आज के अपने इस वीडियो में हमने तर्क और विश्वास के विषय में अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको ये प्रकरण स्पष्ट हो गया होगा। अपने अगले वीडियो में नए किसी प्रकरण के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।